Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो थी अमेरिका की सैटेलाइट्स, जो इंडिया के ऊपर 24 घंटे नजर बनाए हुए थी। इन सैटेलाइट्स की जूम स्ट्रेंथ इतनी जबरदस्त है कि किसी के हाथ पर बंधी हुई घड़ी का टाइम देख सकती है। ऊपर से थर्मल इमेजिंग जो रात के अंधेरे में होते हुए काम को कैप्चर कर ले। मई 1974 स्माइलिंग बुद्ध मिशन खत्म हुआ। जिस तरीके से हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और आर्मी ऑफिसर्स ने इस टेस्ट को सक्सेसफुली अंजाम दिया, इससे पूरी दुनिया हैरान हो चुकी थी। 1974 के टेस्ट के बाद से जैसे हम रुक से गए थे, लेकिन दुनिया नहीं रुकी। हमारे आसपास नए न्यूक्लियर पावर्स उभर रहे थे और इस वक्त भारत को अपनी सुरक्षा के लिए एक और कदम उठाना था। पिछले 20 सालों में इंडिया ने कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं किया था, लेकिन 1995 में इंडिया ने एक टेस्ट करने का सारा प्लान बनाया था। लेकिन CIA की सैटेलाइट्स के जरिए इसकी इंफॉर्मेशन अमेरिका को मिल गई और जिस वजह से इस टेस्ट को इंडिया को कैंसिल करना पड़ा। India conducted a series of nuclear explosive tests. अमेरिका जैसे देश नहीं चाहेंगे कि भारत दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करे, क्योंकि अमेरिका जैसे देश अपने बराबरी में किसी को आने नहीं देना चाहते थे और खुद ही शक्तिशाली बने रहना चाहते थे। सन 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ 13 दिनों के लिए PM बने, लेकिन उन्होंने ये सिग्नल दे दिया कि अगर BJP पावर में आई तो वो न्यूक्लियर टेस्ट जरूर करेगी। लड़ाई अभी चलेगी और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें प्रयास करना है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। 1996 से 1998 के बीच कांग्रेस और यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, लेकिन उन्होंने न्यूक्लियर टेस्टिंग पर ध्यान नहीं दिया। इंडिया के लिए ये टेस्ट इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इंडिया को अपने दुश्मन देश जैसे चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों से खुद को बचाना था, क्योंकि ये देश लगातार अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए जा रहे थे। इसलिए अब इंडिया को दिखाना था कि हम अपनी सुरक्षा के लिए तैयार हैं और किसी भी देश से कमज़ोर नहीं है। सन 1998 में फिर से चुनाव हुए और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी। 19 मार्च 1998 को वाजपेयी जी ने इंडिया के 10th प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट को अपने एजेंडा पर सबसे ऊपर रखा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 25 मार्च 1998 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को टेस्ट की पूरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का जिम्मा दे दिया। डॉक्टर R चिदम्बरम, जो उस वक्त एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे, उनका भी इस मिशन में मेजर रोल था। अगर इस मिशन के टीम सिलेक्शन की बात करें तो सिर्फ उन्हीं साइंटिस्ट और पैरासोनल को इन्वॉल्व किया गया जो हाईली ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस्ड थे। तो अब सबसे पहला काम था इस टेस्ट को जहां करना है उस जगह को सिलेक्ट करना। तो इसके लिए फिर से राजस्थान के पोखरन को ही चुना गया, क्योंकि इससे पहले भी 1974 में इस जगह एक न्यूक्लियर टेस्ट हो चुका था। इस जगह को चुनने के पीछे कुछ रीजन थे, जैसे पोखरन राजस्थान के थार रेगिस्तान के बीच में है और यहाँ कोई आसपास बड़ा शहर नहीं है। इसका मतलब है कि लोकल पॉपुलेशन को मिनिमल रिस्क होगा। यहाँ लोग बहुत कम रहते हैं, इसलिए अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो लोगों को आसानी से और जल्दी से हटाया जा सकता था। पोखरन का सूखा और सुनसान इलाका सैटेलाइट फोटोज में देखना मुश्किल था, इसलिए यहाँ की ज़मीन का रंग मिशन को छुपाने में मदद कर रहा था। पोखरन ऑलरेडी इंडियन आर्मी के कंट्रोल में ही था। इसका मतलब है कि सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना काफ़ी हद तक आसान रहा होगा। इस जगह की मिट्टी और ज़मीन ऐसे ब्लास्ट के लिए परफेक्ट थी। यहाँ धमाके का असर आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता था और प्रकृति को भी कम नुकसान होता था, इसलिए ब्लास्ट के लिए दोबारा इसी जगह को चुना गया।
इस टेस्ट को जमीन के 200 से 300 मीटर की गहराई में किया जाना था। तो इसके लिए सबसे पहले एक गड्ढा खोदा जाना था इंडियन आर्मी के इंजीनियर्स और वर्कर्स के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो थी अमेरिका की सैटेलाइट्स, जो इंडिया के ऊपर 24 घंटे नज़र बनाए हुए थी। इन सैटेलाइट्स की जूम स्ट्रेंथ इतनी ज़बरदस्त है कि किसी के हाथ पर बंधी हुई घड़ी का टाइम देख सकती है। ऊपर से थर्मल इमेजिंग जो रात के अंधेरे में होते हुए काम को कैप्चर कर ले। कुछ नहीं बचता इनसे, बादलों को चीर सकता है इनका विजन। लेकिन हमारे साइंटिस्टों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। ये जो स्पाई सैटेलाइट्स एक ऑर्बिट में घूमते हैं, इनका एक फिक्स टाइम होता है। जब वो एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर से गुजरेंगी, इसका मतलब है कि हर सैटेलाइट कुछ समय के लिए ही किसी जगह के ऊपर होती है और बाकी टाइम पर दूसरी जगह पर मॉनिटर करती है। ये टाइमिंग मोस्टली रात के 1 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक का होता था और इस टाइम पर सैटेलाइट्स पोखरण के ऊपर नहीं होती थी और सारा काम इसी 1 से 4 बजे के बीच होता था। पोखरण के टेस्ट साइट को सैटेलाइट से छिपाने के लिए वहाँ नकली पेड़ और झाड़ियाँ लगाई जाती थी। असली पेड़ों और नकली छांव देने वाले ढांचे का इस्तेमाल किया जाता था ताकि वो जगह एक साधारण रेगिस्तान जैसा दिखाई दे और कोई शक ना करे। ट्रकों और गाड़ियों के टायरों से बने निशानों को मिटाने के लिए ब्रश और झाड़ुओं का इस्तेमाल किया जाता था। रेगिस्तान की ज़मीन को हर बार समतल किया जाता था ताकि किसी भी तरह का पैटर्न सैटेलाइट इमेज में ना दिखे। वैज्ञानिकों को साधारण मजदूरों जैसे कपड़े पहनाए जाते थे ताकि उनकी पहचान ना हो पाए। यहाँ तक कि DRDO और BARC के बड़े वैज्ञानिकों को भी मजदूर या छोटे कर्मचारियों की तरह काम करना पड़ता था। न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पोखरण ले जाया जाता था। इन इक्विपमेंट्स को साधारण ट्रकों और गाड़ियों में अनाज या सामान की बोरियों के नीचे छिपाकर भेजा जाता था। फील्ड में आने के बाद इन इक्विपमेंट्स को रेत या अन्य ढांचों में छिपा दिया जाता था। टेस्ट साइट पर बनाई गई इमारतों और ढांचों को रेत और पत्थरों से ढक दिया जाता था ताकि ऊपर से देखने पर यह एक आम रेगिस्तान जैसा दिखाई दे। आसपास के गांवों में सब कुछ सामान्य रखा गया था ताकि कोई शक न करे। स्थानीय लोगों को कुछ नहीं बताया गया था और जो कर्मचारी वहां काम कर रहे थे उन्हें भी इसे गुप्त रखने की सख्त हिदायत दी गई थी। पूरे टेस्ट एरिया पर वायरलेस कम्युनिकेशन बंद कर दिया गया था ताकि कोई बातचीत पकड़ ना सके। सभी ऑर्डर्स हाथ से लिखे कागज पर भेजे जाते थे और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता था। पोखरण में हो रही तैयारियों को सैन्य अभ्यास बताया गया था। सैनिकों और वैज्ञानिकों को ऐसा दिखाने को कहा गया कि वे सिर्फ एक साधारण अभ्यास कर रहे हैं। जब अमेरिकी सैटेलाइट्स पोखरण के ऊपर से गुजरती थी तो वैज्ञानिक और कर्मचारी काम बंद कर देते थे और इक्विपमेंट्स को रेत या झाड़ियों के नीचे छिपा देते थे। सैटेलाइट्स से निकलने वाले थर्मल इमेजिंग से बचने के लिए जगह जगह थर्मल कवर लगाए गए थे। 6 से 8 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद सारी तैयारियां हो चुकी थी। 5 गड्ढे खुद चुके थे जहां बम्स को ब्लास्ट किया जाना था। 11 मई 1998 को दोपहर 3:45 को पूरे पोखरण की जमीन हिली। इंडिया ही नहीं पूरे दुनिया को पता चला कि इंडिया में न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल रहा। और इस टेस्ट के बाद पोखरण रेंज में 11 और 13 मई को टोटल 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट कर इंडिया ऐसा पहला देश बना। ऑपरेशन शक्ति के बाद दुनिया भर में एक तेज और मिलती जुलती प्रतिक्रिया देखी गई। अमेरिका जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का सबसे बड़ा विरोधक था, इस टेस्ट से सबसे ज्यादा नाराज हुआ। प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने भारत के खिलाफ इकोनॉमिक और टेक्निकल सैंक्शंस लगाने का आदेश दिया। भारत को वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से मिलने वाली फाइनेंशियल एड पर भी रोक लगाई गई। जापान जो भारत का एक मेजर ट्रेड पार्टनर था, उसने अपनी सारी फाइनेंशियल एड इमीडिएटली सस्पेंड कर दी। चीन ने इस टेस्ट को अशांति फैलाने वाला बताया और भारत के खिलाफ विरोध किया। कोई कुछ भी बोले,
लेकिन ऑपरेशन शक्ति ने भारत के लिए सिर्फ एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री भी साबित की। इस मिशन ने भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में स्टेब्लिश किया, जो अपनी रक्षा और समृद्धि के लिए अपने फैसले खुद ले सकता है। अगर अभी तक आपने इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो 1974 में हुआ था, जो कि इस वीडियो का पहला पार्ट है, अगर उसे आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो थैंक यू।